एक राष्ट्र का निर्माण 1947 में भारत का आर्थिक परिदृश्य। 1947 का साल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह आजादी की सुबह थी, एक ऐसी सुबह जो बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी चुनौतियां लेकर आई थी। सदियों के औपनिवेशिक शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। दशकों के शोषण ने अपने निशान छोड़े थे। भारत के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से खड़ा करने का एक बड़ा काम था। आजादी के समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कृषि, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, स्थिर थी। औद्योगिक विकास सीमित था और कुछ ही जगहों पर हो रहा था। विकास में सहयोग के लिए बुनियादी ढांचा अपर्याप्त था। गरीबी बहुत ज्यादा थी और साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थीं, जिसके कारण मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। नए राष्ट्र के सामने एक लंबी और कठिन यात्रा थी। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, लेकिन लोगों का हौसला भी बहुत बुलंद था। एक बेहतर भविष्य के सपने के साथ भारत ने आर्थिक विकास की राह पर कदम रखा। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन राष्ट्र सफल होने के लिए दृढ़ था। अर्थव्यवस्था के स्तंभ आजादी के समय कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचा। 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली कृषि बहुत बुरी हालत में थी। हरित क्रांति अभी भी 2 दशक दूर थी। जमीन के टुकड़े बहुत छोटे छोटे थे और उत्पादकता कम थी। किसान पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे और उनके पास आधुनिक संसाधनों तक पहुंच नहीं थी। देश के विभाजन ने कृषि उत्पादन को और बाधित कर दिया था। पंजाब और सिंध की उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास चली गई, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई। भारत के सामने सीमित संसाधनों के साथ अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने की चुनौती थी। औद्योगिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। औपनिवेशिक सरकार ने भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में प्राथमिकता देते हुए औद्योगिकरण को हतोत्साहित किया था। नतीजतन भारत के पास कुछ शहरी केंद्रों में केंद्रित एक सीमित औद्योगिक आधार था। आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बहुत ही अपर्याप्त था। परिवहन नेटवर्क अविकसित था, जिससे वस्तुओं और लोगों की आवाजाही बाधित होती थी। बिजली उत्पादन उद्योग और घरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। नई सरकार के सामने कृषि को पुनर्जीवित करने, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे का विकास करने का काम था। ये वे स्तंभ थे जिन पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण होना था। प्रगति की नींव शुरुआती भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा आजादी के समय बहुत बुरी हालत में थे। साक्षरता दर बहुत कम थी, खासकर महिलाओं में। औपनिवेशिक सरकार ने शिक्षा की उपेक्षा की थी, जिससे गरीबी और अज्ञानता का चक्र चलता रहा। डॉक्टरों, नर्सों और अस्पतालों की भारी कमी के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अपर्याप्त थी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। मलेरिया, तपेदिक और हैजा जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा फैली हुई थी। नई सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के महत्व को पहचाना। इसने शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए। लक्ष्य एक स्वस्थ और शिक्षित कार्यबल तैयार करना था, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था। प्रगति धीमी लेकिन स्थिर थी। साक्षरता दर में धीरे धीरे सुधार हुआ और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। हालांकि सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। मार्ग का निर्धारण, आर्थिक नीतियां और पंचवर्षीय योजनाएं। आजादी मिलने के बाद भारत ने समाजवाद और पूंजीवाद के तत्वों को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया। सरकार ने भारी उद्योगों, बैंकिंग और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। आर्थिक नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित थी। बाद की योजनाओं में औद्योगिकरण, विशेष रूप से भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हासिल करना, गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता हासिल करना था। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारी निवेश किया, उन्हें विकास के इंजन के रूप में देखा। जहां पंचवर्षीय योजनाओं के मिले जुले परिणाम मिले, वहीं उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी।
भाग 5 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र प्रगति के लिए एक साझेदारी। भारत ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया। सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की कमान के रूप में देखा जाता था, जो भारी उद्योगों, बैंकिंग और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार था। निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकार ने निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई। समय के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका का विस्तार हुआ। सरकार ने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया और अधिक क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया। 1991 के आर्थिक सुधारों ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का युग शुरू हुआ। आज भारत में एक जीवंत निजी क्षेत्र है, जो अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाता है। सार्वजनिक क्षेत्र प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है, लेकिन उसका प्रभुत्व कम हुआ है। भाग 6 बदलाव की हवा। 1991 में आर्थिक सुधार और उदारीकरण। 1980 के दशक के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में थी। दशकों से चली आ रही समाजवादी नीतियों के कारण धीमी वृद्धि, अक्षमता और बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा हुआ था। भुगतान संतुलन की स्थिति अनिश्चित थी। 1991 में सरकार ने कई आर्थिक सुधार शुरू किए, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इन सुधारों ने एक बंद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक अधिक खुली और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया। सुधारों में औद्योगिक नीति का उदारीकरण, व्यापार और निवेश का विनियमन और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण शामिल था। सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए। 1991 के सुधारों ने भारतीय लोगों की उद्यमशीलता की भावना को उजागर किया। निजी निवेश और नवाचार से प्रेरित होकर अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के दौर में प्रवेश कर गई। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार जैसे नए क्षेत्र फले फूले। सुधारों का आम भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और एक नया मध्यम वर्ग उभरा। उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं अधिक किफायती और सुलभ हो गई। भाग 7 भ्रष्टाचार का साया, चुनौतियां और उनसे निपटने के उपाय। भारत में भ्रष्टाचार एक स्थायी समस्या रही है, जो आर्थिक विकास में बाधा और जनता के भरोसे को कमजोर करती है। छोटी रिश्वतखोरी से लेकर बड़े पैमाने पर घोटालों तक भ्रष्टाचार ने कई रूप ले लिए हैं। भ्रष्टाचार के कारण जटिल और बहुआयामी है। इनमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, कमजोर कानून प्रवर्तन और दंड से मुक्ति की संस्कृति शामिल है। भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह निवेश को हतोत्साहित करता है, प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है और कानून के शासन को कमजोर करता है। यह असमानता को भी बढ़ाता है और संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करता है। सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की स्थापना, सख्त कानून बनाना और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के साथ साथ मानसिकता में बदलाव भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए आवश्यक है। भाग 8 आगे देखते हुए भारत का आर्थिक भविष्य, चुनौतियां और अवसर। भारत ने आजादी के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। यह अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। एक बड़ी चुनौती हर साल लाखों युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है, जो कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं। 21वीं सदी के कार्यस्थल के लिए आवश्यक कौशल के साथ युवाओं को लैस करने के लिए शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने की आवश्यकता है। एक और चुनौती अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना है। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद असमानता एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां लागू करने की आवश्यकता है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। जलवायु परिवर्तन एक और बड़ी चुनौती है। भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक है।
सरकार को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल है। देश में एक युवा और गतिशील आबादी, एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग और एक जीवंत लोकतंत्र है। सही नीतियों और दृढ़ प्रयासों से भारत इन चुनौतियों से पार पा सकता है और अपनी वास्तविक आर्थिक क्षमता को प्राप्त कर सकता है।